हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट स्टार कैरियर्स। आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन का जो है सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांट के स्टडी करने की बात की थी। तो पहला हम पढ़ा चुके थे, सेकेंड पार्ट के रूप में आज जो हम इसको देखने जा रहे हैं। इसमें जो है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आज हम स्टडी करेंगे, देखेंगे ये क्या होता है और किस प्रकार से ये प्रोड्यूसर को उसके प्रोडक्शन के काम को बेटर और बेटर करने के लिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसको किस प्रकार से ये लॉ जो है, ये नियम जो वो हेल्पफुल होता है। कहते हैं इट रिफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, नो चेंज। ऑल अदर फैक्टर्स को नो चेंज कांस्टेंट रखते हुए एक फैक्टर को चेंज करने से जो उसके परिणाम पड़ता है, परिणाम के रूप में जो आउटपुट में चेंज आता है, बढ़त आती है, वही ये जो लॉ है ये बताता है आपको। कहता है व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड, एक वेरिएबल है, एक चेंज हो रहा है, बाकी सारे फिक्स हैं। कहते हैं द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो उस वक्त जो है ये जो लॉ है वो एग्जिबिट्स होता है वहाँ पर, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अलग अलग प्रोपोर्शंस पर अलग अलग क्या क्या आपको जो है रिटर्न या प्रोडक्ट मिलता है। इसकी कुछ बातें हैं, इसको हम देखते हैं पहले। कहता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के नियम के रूप में, और बहुत ध्यान से इस पर जो है प्रोड्यूसर जो है, निर्माता जो है, वो ध्यान देकर जो है धीरे धीरे एक फैक्टर को बढ़ा के, बाकी को कांस्टेंट रख के, नो चेंज रख के अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और वेस्टेज को कम करते हुए अपनी इफिशियंसी को भी उसमें वृद्धि देता है। कहता है इट शोज द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके जो आउटपुट में चेंज आता है उस बात को ये बताता है, दर्शाता है। कहता है इट इज आल्सो नोन, यह जाना जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स के रूप से, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर के रूप के नाम से, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये तीन और नामों से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार द चेंजेज इन टीपी टोटल प्रोडक्शन एंड एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फेजेस। थ्री फेजेस जो हमने बताया, यहाँ पर फेज लिखा हुआ है, ये फेज 1, ये फेज 2 और फेज 3। किस प्रकार से इस ये तीन फेज में जो है बताता है, दर्शाता है, इस चीज को हम देखते हैं। तो जब पहला फेज आता है इस नियम के लगने पर तो क्या होता है? कहता है टोटल प्रोडक्ट टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट। जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ते हुए दर से बढ़ता है, बढ़ते हुए दर से बढ़ता है। किंतु और साथ में कहता है एमपी इंक्रीजेज, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। दूसरा फेज आता है टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी बढ़ता तो है पर धीरे दर से, डिक्रीजिंग रेट घटते हुए दर से बढ़ता है। एमपी डिक्रीजेज, मार्जिनल प्रोडक्ट भी, जो एमपी प्रोडक्ट भी घटता है एंड इज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, नेगेटिव नहीं होता है। और तीसरा फेज आता है टीपी फॉल्स। जब टीपी अपने पीक पर जाके, चरम पे जाके गिरना शुरू करता है, ढलान पे आता है, उतरना शुरू करता है, तब क्या होता है? एमपी बिकम्स निगेटिव। उस वक्त जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव, नकारात्मक हो जाता है। मतलब कि जब टीपी टॉप पे होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जो है वो निगेटिव, नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। अब हम इस पे आते हैं, कुछ इसके एजम्पशंस हैं, जैसे और भी नियमों के बारे में एजम्पशंस पढ़े, इसमें भी कुछ इसके एजम्पशंस हैं। तो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अब हम देखते हैं। नंबर 1 है कि इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। कहते हैं एज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड, क्योंकि शॉर्ट रन में ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं
आपका वेरिएबल फैक्टर में और फिक्स फैक्टर में। दूसरा इसका एजम्पशन है द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड। ये जो नियम है वो ऑल फिक्स फैक्टर और इंक्लूडिंग लैंड पर भी लगता है। तीसरा इसका एजम्पशन है कि अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर। हर जो डिफरेंट यूनिट्स है फैक्टर की वो फिक्स फैक्टर से कंबाइंड है, अलग नहीं है। और जो अगला आता है, चौथा आता है, इसका एजम्पशन आता है, वो कहते हैं दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में लगता है और दूसरी जगह जो है ये नियम जो है अप्लाई नहीं होता है। पांचवा इसका एजम्पशन आता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन ईजिली डिटरमाइन। बहुत आसानी से जो है जो फैक्टर जो आपका जो आपने वेरिएबल फैक्टर चेंज किया उससे आउटपुट चेंज हुआ वो आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कहते हैं एज्यूम्ड दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद, बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद जो है कोई भी फैक्टर एक दूसरे का कंप्लीट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब कि कैपिटल लेबर को कम करते हुए या उसको वहीं रोककर कैपिटल बढ़ा के उस काम को हम आगे बढ़ा लें या ज़्यादा फायदा हो, ऐसा नहीं है। कैपिटल का अलग एक वो है और लेबर का अलग है, हर का अपना अपना वो है, लैंड का अपना है। ये नहीं कि लैंड कम करके कैपिटल बढ़ा के हम उस काम को कर लें या ज़्यादा कर लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब नो चेंज। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी, वो जो पहले थी वही, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्रोडक्शन जो है उसका जो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है या आउटपुट कह लो, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन है वो जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या होता है कि कॉस्टिंग कम हो जाती है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे कि कम लेबर में और कम वेस्टेज गिराते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये फिर नियम लागू नहीं होता है। और लास्ट है एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशिएंट। आज जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो इक्वली इफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं। इस प्रकार से हमने आपको एजम्पशंस बताया, फेज बताया, इसकी मीनिंग बताई। अब इसके बाद इस चीज़ को जो हम टेबल के माध्यम से और ग्राफ फिगर के माध्यम से हम समझाने जा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। अब इसको हम टेबल से और ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले ये टेबल बना हुआ है, ये है फिक्स फैक्टर, फिर ये वेरिएबल फैक्टर है, ये टीपी है टोटल प्रोडक्ट, ये एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये फेज लिखा है किस प्रकार से किस फेज में जो है काम हो रहा है या प्रोडक्शन का चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिक्स फैक्टर जो है वो एक 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 फिक्स है, एक है। फिर आपका वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, ये किया गया। आप टोटल प्रोडक्शन देखते हैं किस प्रकार से बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्शन जो है वो 10 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 52 हुआ, 52 हुआ, 48 हुआ। और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 10 20 15 7 0 -4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ये वेरिएबल फैक्टर जो है 1 से 2 होता है तो टोटल प्रोडक्ट 10 से 20 30 10 से 30 होता है, और मार्जिनल जो है वो 10 से 20 होता है। मतलब दोनों जो है इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसे हमने रखा है फेज 1 में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जो हमने आपको बताया था अभी करके। फिर दूसरा है वेरिएबल फैक्टर 3 होता है तो टोटल प्रोडक्ट जो है 45 होता है, मतलब कि 30 से 45 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 20 से 15 होता है, मतलब यहां से डिमिनिशिंग हो गया करके। अब हमने चौथा वेरिएबल प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे 52 हो गया टोटल प्रोडक्ट हो गया 52, और मार्जिनल कितना हो गया 7 हो गया, मतलब कि वो डिमिनिशिंग है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है यहाँ के बाद जो है डिमिनिशिंग है। फिर पांचवा वेरिएबल फैक्टर लिया हमने तो टोटल प्रोडक्ट
52 ही है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया है। इसको कहा जाएगा फेज 2, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जहां पर रिटर्न तो मिल रहा है किंतु घटते हुए दर से, डिमिनिशिंग है। ऊपर वाले पहले वाले में इंक्रीजिंग था, बढ़ते हुए दर से था। अब हम तीसरे फेज की तरफ आते हैं। अब 6 जो हमने वैल्यू फैक्टर्स लिया, छठा लिया हमने, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो 48 हो गया, मतलब कि 52 से 48 घट गया। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो -4 हो गया, मतलब यहां पे तीसरा जो फेज शुरू होता है उसमें जो है निगेटिव रिटर्न, टोटल प्रोडक्ट आपका घटा और साथ में जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव हो गया। अब ये आपका जो है निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इस प्रकार से 3 फेज जो हमने बताए थे अभी, अब इसको हम फिगर से समझा रहे हैं आपको करके। तो पहला फेज आया इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, 1 और 2 कंडीशन, जहां पे टीपी 10 से 30 हुआ और एमपी जो है 10 से 20 हुआ। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो फेज है, तीसरा जो वेरिएबल फैक्टर लगाया हमने 45 15, 45 टीपी हुआ, एमपी 15 हुआ, घट गया एमपी कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। फिर हमने चौथा लगाया वेरिएबल 52 हुआ, ये 7 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार बाहर घट रहा है करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, 52 होने के बाद पांचवा लगाया तो हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो 52 ही रह गया, मतलब बढ़ा नहीं कुछ, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया, 7 से 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फेज, हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, जहां पे घटते हुए दर से जो हमको रिटर्न उत्पाद का मिल रहा है। फिर 6 जब छठा लेवल लगाया हमने, वेल फैक्ट लगाया, तो 48 हो गया। अब टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी घटना शुरू हो गया, 52 था पांचवें पर, 6 पे 48 हो गया। और यहां पे क्या हुआ, एमपी कितना हो गया, -4 हो गया, और एमपी जो हम निगेटिव हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। तो फेज 3 क्या आ गया, निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इस प्रकार से ये 3 फेज जो हमने बताए थे अभी, अब हम आपको इसको टेबल पे बता रहे हैं। अब टेबल को हमने ग्राफ में बनाया हुआ है, अब हम ग्राफ भी देखते हैं कि ग्राफ में किस प्रकार से दिखता है। ये बना हुआ टोटल प्रोडक्ट यूनिट्स, और ये उसी के जस्ट नीचे जो मार्जिनल प्रोडक्ट की बनी हुई है, ये फिगर बना हुआ है। दिया गया है टोटल प्रोडक्ट, ओ एक्स पे दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर वेरिएबल फैक्टर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर उसी प्रकार से मार्जिनल में है 10, 20, 30, 40, 50, 60 टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट दिया गया है, और इधर दिया गया है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी टेबल को हमने यहाँ पे फिगर पे दिखाया है कि किस प्रकार से उतार और चढ़ाव इसमें होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर वही चीज जो है कि 1, 2, हम पहले टोटल समझते हैं। 1 और 2 पर जो है, 1 पर 10 और 2 पर 20, 30 हुआ है। और चौथे पे जो तीसरे पे जो है ये आपका 45 है, चौथे पे 52 है, पांचवें 52 रुक गया है, और फिर जो है छठे पे जो है 48 हो गया, तो 48 ये नीचे आ गया है। इस प्रकार से टोटल प्रोडक्ट जो है यहां से चलता है 10, 30, 45, 52, 52, 48। तो एक बार ये चढ़ा और फिर वहां से नीचे उतरना शुरू हो गया, मतलब कम होना शुरू हो गया रिटर्न करके। अब उसी के नीचे हम देखते हैं यहाँ पे बना हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट बना हुआ है, दोनों को साथ बनाया जाता है ताकि आप दोनों के साथ एक साथ जो घटना घटती है ये 3 फेज की, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये ऊपर नीचे इस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये आता है ओ, ये दिखाते हैं आपको करके। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 10 है एक पर, दूसरे पे 20 है, तीसरे 15 है, घटना शुरू हो गया, चौथे पे आपका 7 है, पांचवें पे 0 है, और छठे पे जो है -4 है, नीचे आ गया। इस प्रकार से यहां पर जो है ये 10 से 20 की ओर गया, फिर 15 आया, 7 आया, 0 आया, फिर -4 हो गया। अब दोनों में जो है जो फेज का सिस्टम है वो क्या है, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है। फेज 1, 2, 3 ये हो गया। तो पहला फेज जो था वो इंक्रीजिंग था, मार्जिनल बढ़ रहा है, टोटली बढ़ रहा है। यहां पर क्या हुआ, यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पे मोड़ आ गया है, चेंज आ गया है, बढ़ तो रहा है किंतु कम दर से, कम मतलब कि तेजी से नहीं बढ़, जिस तेजी से पहले बढ़ रहा था, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब यहां से ये बढ़ा, ये 45 पे गया, फिर 52 पे गया, और यहीं से जो है इसी जो पॉइंट से जो है जो एमपी है वो 20 पे जाके 15 पे आ गया, टर्न कर गया, नीचे आ गया, फिर 7 पे आ गया, फिर 0, फिर 4 आ गया।
तो ये जो इसका जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एमपी यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है। और जो एम पॉइंट है यहाँ पे टीपी 52 जो है 5वें नंबर पे, 5वां जो हमने वैल्यू फैक्टर यूज किया उस पे जो है टीपी इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है और उसके बाद वो ढलान पे आगे उतरना शुरू हो गया, कम हुआ। और वहीं पे जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहीं पे जो एमपी है वो 0 है और उसके बाद निगेटिव, मतलब कि दूसरे फेज में जो है बढ़ता हुआ मिल रहा है किंतु कम दर से मिल रहा है। और तीसरा फेज जो है वो घटना शुरू हो गया और एमपी जो 0 मतलब कि निगेटिव आ गया। इस प्रकार से ये 3 फेज जो हैं जो हमने आपको यहाँ टेबल से बताए हैं, उस टेबल को हमने यहाँ ग्राफ के माध्यम से बताने की कोशिश की है। शायद आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा दोनों को, जरूर समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करके। इस प्रकार से यहाँ पर जो आता है आपका टेबल के माध्यम से हमने तीनों फेज आपको समझाए हैं। अब आता है कि फेज ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। कहता है ए रेस्टल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज सीक टू ऑपरेट इन फेज 2। जो प्रोड्यूसर होता है वो फेज 2 में काम करना चाहता है। फेज 1 जो होता है वो फॉर द टाइम बिंग कम समय के लिए होता है, क्योंकि आप शुरू में नहीं जानते कि कितना हम क्या लगा दें तो प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ता हुआ मिल जाएगा। इसलिए आपको शुरू में सही अनुमान ना होने के कारण आप जो है लगाते, इसलिए आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मिलता है। किंतु जैसे जैसे जो है फिक्स फैक्टर को अच्छे से यूज किया जाता है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन होता है, उस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है वो फिर कम रिटर्न जो होता है किंतु बढ़ता रहता है। तो कोई भी जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो सेकंड फेज में जो काम करना चाहता है। और तीनों फेज जो है हर उत्पादक के सामने, प्रोड्यूसर सामने आते हैं, किंतु कोशिश करता है आदमी के सेकंड फेज पर ही वो स्टैंड करके थर्ड फेज की ओर ना जाए, क्योंकि वहां पे उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा करके। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जो फेज 1 जो होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सारी चीजें जो है बढ़ती हैं और इसमें फायदा भी अच्छा होता है। सेकेंड फेज क्या होता है करके आपको बता रहा है, आपको कहता है कि सेकेंड जो फेज है जिसमें कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है वो उसके फेवर में है और इसी फेज को वो लंबा रखना चाहता है, मतलब इसमें फॉर द टाइम बिंग जो आगे के समय में वो इसी फेज में काम करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वहां पे समझ जाता है कि कितना जो है वेरिएबल फिक्स फैक्टर का प्रोपोर्शन यूज किया जाए ताकि जो मैक्सिमम हमको जो है प्रोडक्ट या रिटर्न मिल सके। और तीसरा जो फेज है कहता मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर इज निगेटिव, क्योंकि वहां पे निगेटिव है, सो दिस फेज इज रूल्ड आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल इनएफिशिएंसी। यहां पे टेक्निकल इनएफिशिएंसी बात आती है। एंड रेशनल प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस इन द फेज 3, और कोई भी समझदार जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो फेज 3 में रन करना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने आपको इसके तीनों फेज समझाए। अब आपको हम कुछ बता दें कि रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फेज 1 का, फेज 2 का और फेज 3 का। फेज 1 की बात करते हैं, कहते हैं रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जो हमने अभी आपको बोला है उसको सिस्टमेटिक तौर से पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, जो भी हमने आपको जस्ट अभी बोला है। कहता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। हमने कहा ना आपसे कि आप पहले फिक्स्ड असेट जो है वो इनडिविजिबल है, उसको बांट नहीं सकते, तो उसको एक मात्रा में लेना पड़ता है, और जो वेरिएबल है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि इतनी बड़ी जमीन को हम किस तरह से मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। आप वेरिएबल जो फैक्टर्स को धीरे धीरे बढ़ा के आप जो है उसका यूटिलाइजेशन करते हो जब तक कि पूरी तरह से जो है फिक्स फैक्टर यूज ना हो। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम फोटोस्टेट मशीन का एग्जांपल लेते हैं। एक फोटोस्टेट मशीन की जो है क्षमता है कि वो एक दिन में 1000 पेज जो है मान लो फोटोस्टेट कर सकती है। अब आपके पास दुकान खोल के बैठे आप फोटोस्टेट मशीन का, वहां पे काम आना शुरू हुआ आपके पास 10 कागज आए, 20 आए, 100 आए, 200 आए, 300 आए, 400 आए। तो जब इस तरह से चीजें आ रही, किंतु आपको पता है कि ये मशीन जो है मैक्सिमम 1000 पन्ने निकाल सकती, तो जो आपने उस पर एक आदमी लगाया, पूरा व्यवस्था बनाई, शॉप खोली, पूरा मेंटेनेंस किया, मैनेज किया, सिस्टम बनाया, सारा बनाया, उसका मजा तभी है जब आपके पास उस मशीन पर डे 1000 पेज का काम है, जितनी उसकी पर डे की कैपेसिटी है, तभी आपको जो है मैक्सिमम फायदा होगा। और उस जो फिक्स फैक्टर है मशीन, उसका जो है 100% जो उसकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा।
तो वही बात जो फेज 1 में आती है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, फेज 1 में जो है बेटर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, इसलिए जो है इंक्रीज इन रिटर्न मिलता है। दूसरा है इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और उस वक्त जो है हमने कहा ना वेरिएबल फैक्टर्स की जो है इफिशियंसी आपको मालूम, क्योंकि उस कंपेयर में फिक्स और वेरिएबल का जो कंपैरिजन है वो नहीं होता, तो आप उसकी लगातार जो इफिशियंसी बढ़ाते आते हो। पहले आपने 10 पेज किया, फिर 100 किया, फिर 200 किया, 300, 400, 500, 700, आप 1000 पेज तक ले आओगे, तो ये जो दौर रहता है ये आपकी जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी इफिशियंसी बढ़ाने का होता है। अब आप 1000 पर पहुंच जाते हो, तब ये मशीन, अगर उससे ज़्यादा आपको एक दिन में करना है तो फिर सेकंड मशीन फिक्स कीजिए, पूरा सिस्टम पूरा लगाइए, और फिर उससे आपको नुकसान होगा कब तक, जब तक कि उस दूसरी मशीन पर भी 1000 पन्ने का पर डे काम आपको फोटोस्टेट का नहीं मिलता है। इस तरह से ये चीजें हैं। और इसका जो तीसरा जो है हमने आपको बताया था अभी, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि आप मशीन को बांट नहीं सकते हो कि हमको 500 पन्ने का तो हमको आधी मशीन फोटोस्टेट की दो, ऐसा नहीं है करके। आपको एक सिस्टम जो है उसको लेना पड़ता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर जो है इनडिविजिबल है, बांट नहीं सकते, इसलिए उसमें जो है आप जो वेरिएबल फैक्टर्स की जो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वहां तक पहुंचाने में आपको जो है आप पहुंचाओगे तो आपको वहां पे फायदा होगा, वो फेज 1 कहलाएगा। दूसरा जो है फेज 2 के बारे में है कि उसमें जो है रिटर्न्स फॉर डिमिनिशिंग, जो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है उसका क्या कारण है, रीजन क्या है। तो उसमें क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर, जो हमने बात अभी कही, आपको मालूम चल गया कि उस फोटोस्टेट मशीन का जो 1000 पन्ने की मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो है आपने मशीन का किया, तो आपको जो है रिजल्ट जो है डिमिनिशिंग मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, किंतु बेस्ट जो है आपको जो है वहाँ पे चीज़ें आपके पास, क्योंकि आपके साथ जो फोटोस्टेट में पेजेस लगते हैं, उसका जो इंक लगती है, और भी उसका जो मेंटेनेंस है या उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मेंटेनेंस लगता है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए पहले तो आपको फायदा होता है फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में फायदा होता है किंतु उस दर से फायदा नहीं होता, किंतु लगातार फायदा आपका बढ़ रहा है, टोटल के रूप में वो बढ़ रहा है फायदा आपका। दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सही बात है, कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, इसलिए भी जो है आपको इस तरह का जो है यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। तीसरा जो है आपका जो फेज 3 की बात की हमने, निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर की, उसका रीजन क्या है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ने कहा ना, फोटोस्टेट की मशीन जो हमने एग्जांपल लिया अभी 1000 पन्ने की पर डे की कैपेसिटी थी, अब 1000 पन्ने तक आप पहुंच गए, पहले फर्स्ट फेज में थे, सेकंड फेज 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000 पन्ने तक पहुंच गए सेकंड फेज में। अब आपका 1100 पन्ने का काम आ गया, अब आपको दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी, मतलब एक और जो फिक्स फैक्टर उसको लगाना पड़ेगा, पूरा एस्टेब्लिशमेंट, पूरा सिस्टम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक मशीन पे सेट करना पड़ेगा। तो अगर 2 मशीन पे 1100 पन्ने काम आता है तो आपका तो लॉस है, क्योंकि 2 मशीन की जो पूरी फुल कैपेसिटी वो 2000 पन्ने की, 1000 पन्ना 1000 पन्ने की। तो उस वक्त जो है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर कारण जो है आपको जो है रिटर्न जो है वो निगेटिव मिलता है, क्योंकि आपका पूरा खर्चा 2 मशीन गिर रहा है, 2 आदमी, 2 पूरा सिस्टम, 2 पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 लाइट, बहुत जगह, हर चीज़ की व्यवस्था, पर आपको जो है उससे काम ही नहीं मिल रहा करके, तो आपका जो है निगेटिव रिटर्न मिलेगा। फिर क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल और फिक्स, कभी कभी ये भी है, होता भी है कि कोऑर्डिनेशन जो है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर में सही से नहीं बनता, इसलिए भी जो है वहाँ पर आपकी जो रिटर्न जो है प्रोडक्ट का जो के रूप में जो है वो निगेटिव होता है, माइनस में होता है। और तीसरा है डिक्रीज इन इनएफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हमने कहा इफिशिएंसी, डिक्रीज इन इफिशिएंसी, मतलब कि हमने कहा ना आपसे कि आपकी जो क्षमता है, उस फोटोस्टेट मशीन के एग्जांपल से जोड़े रखते हैं अपने आप को, उसकी 1000 की क्षमता है, अब उसके ऊपर आप करोगे तो फिर मशीन खराब होगी, मशीन जल जाएगी, मशीन मेंटेनेंस मांगेगी, तो ये प्रॉब्लम है। तो वहां पे जो है डिक्रीज इन इनएफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर आपके हैं उसकी इफिशिएंसी जो है वहां डिक्रीज कर जाती है, जो चीजें साथ में है सपोर्ट में फिक्स फैक्टर के साथ, और वहां पे जो है आपको जो है सपोज अब एक दिन आपकी मशीन खराब हुई, फोटोस्टेट मशीन, तो अब क्या हुआ, आपको पर पेज 1 या 2 रुपए जो भी आप चार्ज करते हैं वो मिला, उसने मशीन खराब हुई, 1000 रुपये 2000 घुस गया, तो फिर 1000 पन्ने करने से क्या मतलब है करके, और कहीं महीने में 2, 4, 10 बार ऐसा हो गया, मशीन खराब होती रही, आपके एक्सेस उसकी कैपेसिटी से ऊपर जाकर उसके यूटिलाइजेशन करने के चक्कर में, तो फिर काम गड़बड़ है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये जो है फेज 3 जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज के जो है इस प्रकार से चीज़ें ये होती हैं।
यहीं पे इसको हम ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक हमारा जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन जो है, ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।